नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने क्रोचे पर बात की थी, उनके सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझा था और आज के सत्र में अगली कड़ी में हम बात करने वाले हैं रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। रिचर्ड्स, जैसा कि हम हमेशा से करते चले आ रहे हैं दोस्तों, कि हम पहले उनके जीवन की झलकियों को जानते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि रिचर्ड्स जैसे विशेष समीक्षक काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण, विशिष्ट काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण के धनी आखिर बने कैसे। तो रिचर्ड्स का पूरा नाम था दोस्तों आइवरी आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, जिसको अंग्रेजी में इस तरीके से लिखा जाता है। उनका जन्म 1893 ईस्वी में इंग्लैंड के चेशायर नामक स्थान पर हुआ। ध्यान देंगे कि वे एक अंग्रेज थे, यानी इंग्लैंड में जन्मे थे। उन्होंने क्लिफ्टन और कैम्ब्रिज जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त की, यानी उनकी शिक्षा भी कहां हुई? इंग्लैंड में ही हुई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने आचार विज्ञान यानी मॉरल साइंस, नैतिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद अचानक जैसे ही उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की नैतिक विज्ञान में, यानी आचार विज्ञान जिसको कहा गया है, उसी समय उन्हें एकाएक कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इंग्लिश से आलोचना सिद्धांत पर भाषण देने के लिए निमंत्रण मिला और इस घटना ने उनके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल कर रख दी और जिस रूप में आज हम उनका अध्ययन कर रहे हैं उसकी शुरुआत इसी निमंत्रण से हुई। यानी ये जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इंग्लैंड से उनको निमंत्रण दिया गया आलोचना सिद्धांत पर भाषण देने के लिए, इसी ने वो आधारशिला रखी जिसके आधार पर एक महान समीक्षक रिचर्ड्स के व्यक्तित्व का विकास हुआ। आगे चलें। उनकी जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो कुछ भी उन्होंने लिखा, जितने भी ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ लिखे दोस्तों, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों पर हम चर्चा भी करेंगे। तो बहुत सारे जो ग्रंथ लिखे, उन कृतियों में से जितनी भी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, उन सब पर मूलतः कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इंग्लिश के अनुभवों का प्रभाव है। यानी वे सब कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इंग्लिश में दिए गए जो वक्तव्य हैं और जो भाषण हैं उनके, उन्हीं के अनुभवों पर आधारित हैं। उन्होंने शिक्षक के रूप में कैम्ब्रिज में तो पढ़ाया ही, साथ ही चीन की राजधानी पीकिंग, जिसे आज हम बीजिंग के नाम से जानते हैं, वहां के विश्वविद्यालयों में भी एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। 1939 में रिचर्ड्स स्थायी रूप से अमेरिका में आकर बस गए। यानी आपको ध्यान रखना है, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ, एक शिक्षक के रूप में उन्होंने चीन की राजधानी वर्तमान बीजिंग में पढ़ाया और उसके बाद वे 1939 में स्थायी रूप से, कि लगभग 46-47 वर्ष की उम्र में वे स्थायी रूप से अमेरिका में आकर के बस गए। वे जीवन पर्यंत अमेरिका में आकर क्यों बसे? क्योंकि वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो आज भी विश्व की महानतम, श्रेष्ठतम यूनिवर्सिटीज में से मानी जाती है, उस यूनिवर्सिटी में उन्हें एक शिक्षक के रूप में कार्य करने का मौका मिला और वे जब तक जीवित रहे हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में एक प्रोफेसर के रूप में, कौन से विषय के? अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे और सन 1979 में उनका निधन हो गया। रिचर्ड्स 20वीं शताब्दी के आधुनिक काव्यशास्त्रीय परंपरा के सबसे ज्यादा प्रभावशाली समीक्षक और चिंतक माने जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावशाली समीक्षक और चिंतक क्यों माने जाते हैं? क्योंकि रिचर्ड्स ने जो एक दृष्टिकोण साहित्यिक समीक्षा के क्षेत्र में प्रस्तुत किया, वो पूर्ववर्ती परंपराओं से बिल्कुल भिन्न दिशा में जाकर विकसित हुआ और वे विज्ञान के क्षेत्र से क्योंकि आए थे साहित्य के क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके पास था और उन्होंने साहित्य के विश्लेषण को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही प्रस्तुत किया। तो इसलिए उन्हें सर्वाधिक प्रभावशाली समीक्षक और चिंतक माना जाता है। उन्होंने साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक साहित्यिक समीक्षा की धारा प्रवर्तित की। यानी जो साहित्यिक समीक्षा परंपरागत मूल्यों पर आधारित थी, उसे रिचर्ड्स ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विशेष तौर पर वैज्ञानिक में भी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़कर समीक्षा के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित किए।
यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी कौन सा दृष्टिकोण, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को खास तौर से उन्होंने आधार बनाया अपनी समीक्षा पद्धति का, और उसी के आधार पर उन्होंने अपने मूल्य सिद्धांत की स्थापना भी की, उसका प्रतिपादन भी किया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उनकी मान्यता थी कि वैज्ञानिक उन्नति एवं भौतिक समृद्धि के कारण न केवल कविता का अवमूल्यन हो गया है, बल्कि उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। इस वाक्य को समझना जरूरी है। उन्होंने महसूस, क्योंकि वे 20वीं शताब्दी के समीक्षक थे दोस्तों, उन्होंने महसूस किया कि 20वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी थी जबकि वैज्ञानिक प्रगति तेजी से हो रही थी, और उन्होंने अनुभव किया, रिचर्ड्स ने अनुभव किया कि लोग आंतरिक अनुभूतियों की अपेक्षा, उसमें रमने की अपेक्षा कहां भाग रहे हैं, भौतिक संसाधनों यानी सांसारिक बाह्य जो सुख सुविधाएं हैं उनकी प्राप्ति की ओर दौड़ रहे हैं। वे आंतरिक शांति की प्राप्ति की ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्योंकि आंतरिक शांति किससे प्राप्त होती है, कला से, और कला में कला का एक रूप साहित्य भी है। तो उस स्थिति में उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे हम वैज्ञानिक उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कविता का अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन हो रहा है यानी जीवन में कविता का महत्व कम से कम होता चला जा रहा है, और एक बिंदु ऐसा आता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि कविता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इस बात से किशोर संकेत किया कि जब आंतरिक अनुभूतियों की ओर व्यक्ति का ध्यान ही केंद्रित नहीं होगा, तो जो कविता कवि सृजित करेंगे, रचेंगे, उसको समझने वाले लोग भी बहुत कम होंगे, और जाहिर सी बात है उस स्थिति में कविता का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि कविता केवल कवि के आनंद का स्रोत नहीं होती, बल्कि श्रोताओं और पाठकों के आनंद का, उनके मानसिक संतुलन को स्थापित करने का स्रोत भी होती है। ये मान्यता थी रिचर्ड्स की। रिचर्ड्स ने कविता की इस अंधकारपूर्ण स्थिति की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया, यानी उन्होंने बताया कि क्योंकि कविता का अवमूल्यन हो रहा है, इसलिए हमें कविता के महत्व को समाज में फिर से स्थापित करने की जरूरत है। क्योंकि यदि कविता में ये अंधकारपूर्ण स्थिति चलती रही तो समाज धीरे धीरे विघटन की ओर अग्रसर होने लगेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। इसलिए आवश्यक है कि हम कविता के यानी कला के विभिन्न रूपों की सामाजिक महत्ता को फिर से स्थापित करने का प्रयास करें। तो उन्होंने विद्वानों का ध्यान कविता की इस अंधकारपूर्ण स्थिति की ओर आकर्षित किया, और मानव सभ्यता, ध्यान देंगे किसके लिए, मानव सभ्यता के लिए और उसके मानसिक संतुलन के लिए, यानी मनुष्य के मानसिक संतुलन के लिए कविता की अनिवार्यता घोषित की। क्योंकि उनका मानना था कि कविता यानी कला का कोई भी रूप, कविता यहाँ पर क्योंकि वे साहित्य से संबंधित थे इसलिए यहाँ कविता की बात की जा रही है, बल्कि वास्तव में इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि कला का कोई भी रूप क्यों न हो, उसका जन्म कहाँ से होता है, अंतर मन से होता है, आंतरिक आत्मानुभूतियों से होता है। क्रोचे के सिद्धांत में हम इस बात को पढ़ चुके हैं। प्रयत्न पूर्वक कोई भी कला सृजित नहीं की जाती, जो की जाती है वो उच्च कोटि की श्रेष्ठ कला नहीं होती। इसलिए मानसिक संतुलन का स्रोत माना रिचर्ड्स ने कविता को। इसलिए उन्होंने आवश्यक माना कि मानव सभ्यता जो खतरे में है, क्योंकि वैज्ञानिक उन्नति और भौतिक प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है मानव समाज, उस स्थिति में मानसिक असंतुलन की स्थितियां अवश्यम भावी हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि मानव सभ्यता का विकास सकारात्मक हो और मानसिक संतुलन भी मनुष्यों का बना रहे, तो हमें कविता को वापस से स्थापित करना होगा। तो कविता की अनिवार्यता की घोषणा उन्होंने की। आगे चलते हैं। 1926 में रिचर्ड्स ने कवि एवं आलोचक आर्नल्ड के काव्य विषयक मूल्यवादी सिद्धांत के संदर्भ में कहा, यानी उन्होंने प्रेरणा कहां से ली, एक कवि और आलोचक जो आर्नल्ड थे, उन्होंने काव्य में मूल्यवादी सिद्धांत का की सांकेतिक अभिव्यक्ति की थी। उसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि आज जबकि वैज्ञानिक उन्नति और भौतिकवादी सभ्यता के विकास के कारण मूल्य विघटन चल रहा है, इस मूल्य विघटन के दौर में कविता ही व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा कर सकती है। क्योंकि आत्मानुभूतियां आनंद का स्रोत होती हैं, और व्यक्ति जितना आत्मिक आनंद में डूबेगा
उतना ही वो सकारात्मक बनेगा, उतना ही वो प्रसन्नचित्त रहेगा, और प्रसन्नचित्त रहेगा तो उसके जीवन में स्वाभाविक तौर पर संतुलन रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आज के मूल्य विघटन के दौर में कविता ही व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा कर सकती है। रिचर्ड्स का यही दृष्टिकोण, ये जो दृष्टिकोण था कि मूल्य विघटन हो रहा है और कविता व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा कर सकती है, यही दृष्टिकोण उनके मूल्य सिद्धांत का आधार बना। आगे चलें। रिचर्ड्स ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन उनमें से निम्नलिखित जो 8 पुस्तकें जिनका यहां पर जिक्र किया जा रहा है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और ये सभी कृतियां आलोचनात्मक कृतियां हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे पहली कृति है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स शब्द का मैंने पिछले सत्र में अर्थ आपके सामने स्पष्ट किया था। सौंदर्य बोध से जुड़ा हुआ होता है एस्थेटिक्स। फाउंडेशन यानी आधारशिला, यानी सौंदर्य बोध की नींव, इसका अर्थ हुआ। और द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, इसका प्रकाशन हुआ 1922 में। और लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स एक ऐसी कृति है रिचर्ड्स की जो उनकी स्वतंत्र कृति नहीं है। इस कृति की रचना उन्होंने C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड नामक 2 विद्वानों की सहभागिता में रची। यानी 3 लेखक हैं इस रचना के, जिसमें से एक है रिचर्ड्स, दूसरे हैं C.K. ऑगडेन और तीसरे हैं जेम्स वुड, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1922। इसके बाद उनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, यानी अर्थ का अर्थ। 1923 में इसका प्रकाशन हुआ, और ये कृति भी स्वतंत्र रूप से नहीं लिखी, C.K. ऑगडेन की सहभागिता में लिखी। तो आपको ध्यान रखना है कि उनकी 2 कृतियां सहभागिता में लिखी गई कृतियां हैं। एक का प्रकाशन हुआ 1922 में और दूसरे का प्रकाशन हुआ 1923 में। एक है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स और दूसरी है द मीनिंग ऑफ मीनिंग। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म उनकी तीसरी कृति है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1924। उसके बाद चौथी कृति है साइंस एंड पोइट्री। मैंने अभी जिक्र किया था कि वे विज्ञान के क्षेत्र से साहित्य में आए थे, तो उनके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, वो दृष्टि थी जिसके माध्यम से वो एक नए तरीके से साहित्य का मूल्यांकन और विश्लेषण कर सकते थे। तो ये जो उनका ग्रंथ है ये इस बात का गवाह है। साइंस एंड पोइट्री उनकी एक अन्य कृति, जिसका प्रकाशन हुआ 1926 में। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म उनकी एक अन्य कृति, 5वीं कृति, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ। उसके बाद उन्होंने एक ग्रंथ लिखा कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, यानी कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के विचारों पर उन्होंने अपने मत व्यक्त किए इस कृति के अंतर्गत। 7वीं उनकी कृति है प्रिंसिपल्स ऑफ रेटरिक्स। तो रेटरिक जो अंग्रेजी का शब्द है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जहां पर बहुत शब्दों पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, उस शैली को अंग्रेजी में रेटरिक कहा जाता है। शब्दाडंबर और अलंकारों के लिए इसका प्रयोग होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ रेटरिक्स, इसका प्रकाशन हुआ 1936 में। उसके बाद हाउ टू रीड अ पेज, एक पेज को कैसे पढ़ा जाए, इस तरह की कृति उन्होंने लिखी, जिसका प्रकाशन हुआ 1942 में। तो दोस्तों, उनकी बहुत सारी रचनाओं में से ये 8 कृतियां ऐसी हैं जो उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब इन 8 कृतियों में से भी कौन सी वो हैं जो और अधिक, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वो है ये। एक आलोचक के रूप में रिचर्ड्स की कीर्ति का आधार कौन सी रचनाएं हैं, क्योंकि कोई भी साहित्यकार, कोई भी रचनाकार अपनी किसी एक कलाकृति की वजह से ही विख्यात हो जाता है, ख्याति प्राप्त कर लेता है। तो इसी तरह से रिचर्ड्स का एक आलोचक के रूप में जो यश फैला, उस यश का आधार ये 2 ग्रंथ है। पहला है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसका प्रकाशन 1924 में हुआ, जिसका जिक्र हम कर चुके, और दूसरा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो 1929 में प्रकाशित हुई। रिचर्ड्स क्योंकि मनोविज्ञान के क्षेत्र से मैंने चर्चा की थी, विज्ञान के, और विज्ञान की कौन सी शाखा, मनोविज्ञान के क्षेत्र से वो आलोचना के क्षेत्र में आए थे, साहित्य के क्षेत्र में आए थे। तो जाहिर सी बात है कि उनके साहित्यिक दृष्टिकोण पर मनोविज्ञान का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी मनोविज्ञान का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। इसलिए उन्होंने मनोविज्ञान के संदर्भ में कविता और कला की सार्थकता और महत्ता प्रतिपादित की। यानी उन्होंने कविता में जिस मूल्य की बात की, उस मूल्य के मूल में उनका कौन सा दृष्टिकोण था, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित था। उन्होंने इस पूरे मूल्य सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। अब बात आती है मूल्य सिद्धांत की कि रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे लिए जरूरी है दोस्तों कि हम पहले ये जानें कि आखिर मूल्य सिद्धांत का आधार क्या है। संकेत रूप में तो हम ऊपर चर्चा कर ही चुके, वही उनका आधार बना वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो कविता के विषय में कविता के मूल्यों की बात करता है। लेकिन और विस्तार से हमें यह जानना चाहिए ताकि हम मूल्य सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ सकें। तो रिचर्ड्स क्योंकि 20वीं शताब्दी कौन सी शताब्दी है? वैज्ञानिक उन्नति की शताब्दी, क्योंकि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है और औद्योगिक क्रांति के बाद वैज्ञानिक उन्नति, यंत्रवाद यानी मशीनीकरण बहुत तेजी से जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ा और उसका परिणाम ये हुआ कि वैज्ञानिक प्रगति और भौतिक समृद्धि दोनों एक साथ विकसित होने लगी। और रिचर्ड्स ने महसूस किया कि इस वैज्ञानिक पराकाष्ठा के युग में आत्मानुभूतियां पीछे रह रही हैं और आत्मानुभूतियों के पिछड़ने का, दबे रह जाने का, कुंठित रह जाने का परिणाम क्या है कि कला का अवमूल्यन। और कला में किससे संबंधित थे रिचर्ड्स? कविता से संबंधित थे। तो इसी बात की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया। तो रिचर्ड्स ने 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक पराकाष्ठा के युग में मानव जीवन के लिए कविता की आवश्यकता और उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त किए, क्योंकि यदि हम इसी प्रकार वैज्ञानिक प्रगति, भौतिक समृद्धि की अंधानुकरण में लिप्त रहे और आत्मानुभूतियों को उपेक्षित करते रहे तो बहुत जल्दी वो समय दूर नहीं जबकि हमारी मानव सभ्यता भी विघटित होगी और हम मानसिक असंतुलन के शिकार भी होंगे। इसलिए इस बात को हाईलाइट करते हुए, इस बात को बहुत अधिक प्रभावशाली ढंग से कहते हुए उन्होंने कविता की आवश्यकता और उपयोगिता पर बल दिया। उनके इस दृष्टिकोण पर बेंथम और मिल के उपयोगितावाद का बहुत अधिक प्रभाव है। इस बिंदु को भूलेंगे नहीं कि किसका प्रभाव उनके इस उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर है। उन्होंने कहा कि आज क्योंकि भौतिक सभ्यता का युग है, वैज्ञानिक उन्नति का युग है, तो प्राचीन परंपराएं टूट रही हैं और मूल्य विघटित हो रहे हैं। सभ्य समाज कला और कविता के सहारे ही अपनी मानसिक व्यवस्था और संतुलन को बनाए रख सकता है, क्योंकि मूल्य एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जो हमारे मानसिक संतुलन को आधार प्रदान करता है, जो हमारे सामाजिक संबंधों को सौहार्द से जोड़ता है। लेकिन जब वैज्ञानिक प्रगति के दौर में पढ़कर हम प्राचीन परंपराओं की उपेक्षा कर रहे हो, फलतः प्राचीन परंपराएं टूट रही हो, मूल्यों का विघटन हो रहा हो, उस स्थिति में जबकि मानव सभ्यता खतरे के निशान पर हो, तब ये जरूरी हो जाता है रिचर्ड्स के अनुसार कि हमारा समाज कला और कविता की ओर ध्यान दे, क्योंकि कला और कविता ही इस विघटनकारी दौर में मानसिक संतुलन को बनाए रखने में उपयोगी साबित हो सकते हैं। रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत उन द्वारा परिकल्पित मानसिक प्रक्रिया पर आधारित है। इस बिंदु को भूलना नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा विज्ञान के क्षेत्र से वे साहित्य में आए, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, विज्ञान की कौन सी शाखा? मनोविज्ञान। तो जाहिर सी बात है कि जब वे मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे तो अपनी परिकल्पित मानसिक प्रक्रिया के आधार पर ही उन्होंने मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और यह मानसिक प्रक्रिया कैसी है? रिचर्ड्स की परिकल्पित मानसिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से उन्होंने अपने मूल्य सिद्धांत का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया। रिचर्ड्स आलोचना को मनोविज्ञान की एक शाखा मात्र मानते थे। दोस्तों, हमने चर्चा की थी कि वे मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य के क्षेत्र में आए थे और मनोविज्ञान की कौन सी शाखा, विज्ञान की कौन सी शाखा? यानी मनोविज्ञान की शाखा। तो ऐसी स्थिति में मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में उन्होंने आलोचना को यानी साहित्यिक आलोचना को देखा। रिचर्ड्स ने अपने सिद्धांत निरूपण में, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक थे, तो इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत निरूपण में यानी मूल्य सिद्धांत के निर्धारण में मनोविज्ञान की दो शाखाओं का उपयोग किया। ये उनका आधार है मूल्य सिद्धांत का, इस बात को आपको ध्यान देना है। और वो मनोविज्ञान की दो शाखाएं कौन सी हैं? पहला है व्यवहारवादी मनोविज्ञान यानी बिहेवियरिस्टिक। बिहेवियरिस्टिक का मतलब क्या है? बिहेवियरिस्टिक का मतलब है कि किसी भी दृश्य को देखकर, किसी भी वस्तु को देखकर किस तरह की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में क्या बदलाव आता है, उसका अध्ययन व्यवहारवादी मनोविज्ञान में किया जाता है। तो उसको आधार बनाया उन्होंने। और मनोविश्लेषण यानी मानसिक प्रक्रिया क्या होती है, उसको उन्होंने आधार बनाया।
तो ये दो आधार बिंदु हैं, इनको आपको भूलना नहीं है कि रिचर्ड्स ने अपने सिद्धांत निरूपण में मनोविज्ञान की कौन सी दो शाखाओं को आधार के रूप में ग्रहण किया। तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण आपको भूलना नहीं है। रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना के दो आधार स्तंभ हैं, यानी ये तो उन्होंने अपनी आलोचना के सिद्धांत निरूपण का आधार बनाए ये मनोविज्ञान की शाखाएं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आलोचना के दो आधार स्तंभ हैं। कौन से आधार स्तंभ हैं? यहां से आपको बहुत ध्यान से एक एक बिंदु को पकड़ना है दोस्तों। मूल्य का लेखा अकाउंट ऑफ वैल्यू और संप्रेषण का लेखा अकाउंट ऑफ कम्युनिकेशन। यानी किसी भी कृति को, किसी भी कविता को, किसी भी साहित्य की विधा के लिए दो चीजें आधार रूप में होनी चाहिए जिनके आधार पर उसकी आलोचना की जाए। पहली बात क्या कि मूल्य का लेखा, यानी उसमें मूल्य धर्मिता, उसमें गुणवत्ता कितनी है। मूल्य की परिभाषा भी हम आगे पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे। यहां मोटे शब्दों में बता देती हूं कि मूल्य का लेखा का मतलब है कि उसकी गुणवत्ता कितनी है उस कविता की। और दूसरा संप्रेषण, यानी उसकी अभिव्यक्ति कितनी सशक्त है। इन दो बातों को उन्होंने किसी भी कृति की आलोचना का मूल आधार माना, यानी गुण और संप्रेषण, दो चीजों को उन्होंने किसी भी कृति की श्रेष्ठता का मानदंड स्वीकार किया। रिचर्ड्स कविता और कला में मूल्य और संप्रेषणीयता के गुणों का होना अनिवार्य मानते हैं, इस बात की चर्चा हो गई। इन्हीं दो गुणों के आधार पर रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत, जो एक दूसरे के लगभग पूरक ही हैं, उनका प्रतिपादन किया। अब प्रश्न उठता है मूल्य क्या है। अभी तक हमने मूल्य सिद्धांत के आधार की बात की, लेकिन जब हम मूल्य सिद्धांत पढ़ते हैं रिचर्ड्स का, तो दोस्तों अगर हम यही नहीं समझेंगे कि रिचर्ड्स के अनुसार मूल्य क्या है, तो हम भला उस सिद्धांत को कैसे समझ पाएंगे। तो पहले हम समझेंगे मूल्य क्या है, फिर दूसरे चरण में हम समझेंगे कविता का मूल्य क्या है, और तीसरे चरण में उनके सिद्धांतों की कुछ एक महत्वपूर्ण बातों की पर चर्चा करेंगे। और इस प्रकार हम पूरे सिद्धांत को इतनी अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो मूल्य क्या है? उनके अनुसार मूल्य किसी वस्तु का वह धर्म या गुण है जिसमें उसका एप्रिसिएशन यानी परिशंसन अथवा इंटरेस्ट यानी रुचि निहित होती है। यानी कोई भी एक वस्तु, हम बाजार में जाते हैं, हम देखते हैं, मान लीजिए कोई भी वस्त्र है, कोई भी शर्ट है या कोई भी ड्रेस है, हमको वो बहुत अच्छी लगती है, आकर्षक लगती है। इतनी सारी ड्रेसेस में से कोई भी एक ड्रेस हमें क्यों आकर्षक लगती है? यानी उसमें वो गुण है। कौन सा गुण? जो हमारे एप्रिसिएशन का कारण है, यानी हमारे मन में उसके प्रति परिशंसन यानी प्रशंसा का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए तो हमें वो अच्छी लग रही है। दूसरी बात, जैसे ही हम उसके प्रति अपने मन में प्रशंसा का भाव जागृत करते हैं, हमारी रुचि उसमें बढ़ जाती है। तो यानी मूल्य वो गुण हुआ वस्तु का जो देखने वाले के मन में अपने लिए प्रशंसा और उसके बाद रुचि उत्पन्न करता है। रिचर्ड्स के अनुसार कोई भी वस्तु हमें रुचिकर प्रतीत होती है तो वो हमारे लिए मूल्यवान हो जाती है। यानी किसी भी वस्तु में आकर्षण का वो गुण जो हमारी रुचि उसमें उत्पन्न कर दे, रिचर्ड्स के अनुसार वही उस वस्तु का मूल्य है। यहां मूल्य से आप अर्थशास्त्र के मूल्य को बिल्कुल ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब मूल्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं साहित्य में, तो उस सिद्धांत को आप एक बार उस मूल्य शब्द के उस अर्थ को बिल्कुल भूल जाइए। यहां पर बात है वस्तु की उस गुण की जो हमें आकर्षित करती है अपनी ओर, और हम इतनी रुचि लेने लगते हैं उस वस्तु में कि हमें हमारी इच्छा होती है कि वो वस्तु हम प्राप्त कर लें। तो ये है रुचि का चरण। तो कोई भी वस्तु हमें रुचिकर प्रतीत होती है इसीलिए क्योंकि वो मूल्यवान है, और जैसे ही रुचिकर प्रतीत होती है हम उसकी प्राप्ति की आकांक्षा करने लगते हैं। इस रुचि का संबंध अनुभूति से तथा अंततः इच्छा या प्रवृत्ति से होता है, क्योंकि पहले उसके प्रति प्रशंसा की अनुभूति हुई हमारे मन में, उसके गुण को का अनुभव हुआ हमारे मन में, उसके बाद रुचि जागृत हुई, रुचि जागृत होते ही इच्छा उत्पन्न हो गई कि ये वस्तु हमें प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार उस वस्तु का मूल्य निर्धारण हमारी दृष्टि में हो गया। तो किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को इस प्रकार समझा जा सकता है। ये एक छोटा सा ग्राफ सा बनाने की कोशिश की है मैंने, ताकि आप मूल्य सिद्धांत की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ सकें। तो देखिए, हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उसके प्रति प्रशंसा का भाव जागृत होता है।
जैसे ही प्रशंसा का भाव जागृत होता है, हम उसमें रुचि लेने लगते हैं। रुचि लेने लगते हैं तो हमें उसमें उसके प्रति एक प्रशंसा के भाव की, एक आनंद के भाव की अनुभूति होने लगती है। जैसे ही हमारे मन में उस वस्तु के प्रति आनंद के भाव की अनुभूति हुई, हमारी इच्छा होती है कि ये वस्तु हमारे पास होनी चाहिए, यानी प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। और जब हमारी इच्छा उत्पन्न होती है तो हम प्रयत्न करते हैं और हम उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। और जब वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद हमारी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहता, आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। ये बात रिचर्ड्स ने अपने मूल्य सिद्धांत में स्थापित की, और इसी बात को जब हम कविता के संदर्भ में पढ़ेंगे तो यही प्रक्रिया कविता के मूल्य निर्धारण में भी महत्वपूर्ण होती है। आगे चलते हैं। रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मूल्य को 3 बार परिभाषित किया है, और उन तीनों बार की परिभाषाओं में शब्द अलग अलग हैं, लेकिन उनका निष्कर्ष एक ही निकल करके सामने आ रहा है। रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मूल्य को 3 बार परिभाषित किया है और एक ही बात को शब्दों के हेर फेर से दोहराया है। पहली बात क्या है? पहली परिभाषा है उनकी, कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है मूल्यवान है। यानी मूल्य क्या है? किसी भी वस्तु की वो गुण, किसी भी वस्तु का वो गुण जो किसी भी मनुष्य की इच्छा को संतुष्टि प्रदान करता है, वही उस वस्तु का मूल्य है। एनीथिंग इज वैल्यूएबल विच सेटिस्फाइज एन एपिटेंसी। एपिटेंसी का मतलब है इच्छा या ऐषणा। तो जो किसी भी मनुष्य की किसी भी इच्छा को संतुष्ट करता है, वही उस वस्तु का मूल्य है। एक स्थान पर उन्होंने ये कहा। दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं, विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है। अब क्योंकि वे एक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से आए थे, तो मानसिक प्रक्रिया के आधार पर उन्होंने मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मानसिक प्रक्रिया जिन जटिल दौरों से गुजरती है किसी भी एक बिंदु, संतुष्टि के बिंदु तक पहुंचने के लिए, उसको उन्होंने आधार बनाया और उसके आधार पर उन्होंने परिभाषित किया मूल्य को कि किस विभिन्न जटिल रूपों में भावना, किसी भी मनुष्य में जब किसी भी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है तो बहुत सारे भाव हमारे मन में, आपने भी अनुभव किए होंगे, बहुत सारे भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और जब हम उस भावना और इच्छा की संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं, यानी हमारी वो इच्छा, हमारी वो भावनाएं जो आपस में पहले जटिल प्रक्रिया के द्वारा संघर्षरत रहती हैं, फिर संतुष्टि प्राप्त करती हैं, वही वास्तव में किसी भी वस्तु का मूल्य है। वैल्यू इज कैपेसिटी for satisfying feeling and desire in various intricate ways. Intricate यानी जटिल, अनेक जटिल तरीकों से जो भी फीलिंग्स, जो भी भावनाएं मनुष्य के मस्तिष्क में किसी भी वस्तु की इच्छा के प्रति उत्पन्न होती हैं, जब उन भावनाओं को वो वस्तु संतुष्ट करती है, संतुष्ट करने की क्षमता उसकी जो है किसी भी वस्तु की, वही उस वस्तु की वैल्यू है, यानी उसका मूल्य है। तीसरी परिभाषा में वे लिखते हैं, ऐसी कोई भी वस्तु मूल्यवान है जो समान या अधिक महत्वपूर्ण इच्छा के बिना कुंठित किए किसी इच्छा को संतुष्ट करती है। ये अलग, थोड़ा सा भिन्न है। इच्छा की संतुष्टि यहां भी है किसी में मूल्यवान इच्छा की, लेकिन यहाँ एक शर्त और है। एक शर्त ये है कि किसी भी इच्छा की संतुष्टि होने में किसी दूसरी महत्वपूर्ण इच्छा को कुंठित नहीं होना चाहिए, तभी मानसिक संतुलन स्थापित होगा। तो यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हो गई। अंग्रेजी में इस बात को उन्होंने इस तरीके से कुछ लिखा कि एनीथिंग इज वैल्यूएबल विच विल सेटिस्फाई एन एपिटेंसी विदाउट इन्वॉल्विंग द फ्रस्ट्रेशन ऑफ सम इक्वल और मोर इंपॉर्टेंट एपिटेंसी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो हर चीज, हर वस्तु कीमती है, मूल्यवान है, वैल्यूएबल है, जो एक एपिटेंसी यानी एक ऐषणा की, एक इच्छा की, एक वृत्ति की संतुष्टि करती है, लेकिन विदाउट इन्वॉल्विंग अ फ्रस्ट्रेशन ऑफ सम इक्वल, उतनी ही महत्वपूर्ण, जितनी महत्वपूर्ण इच्छा को उसने संतुष्ट किया है, उतनी ही महत्वपूर्ण, उसके बराबर ही महत्वपूर्ण किसी इच्छा को, या उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण किसी भी अन्य इच्छा को कुंठित नहीं करती, दबाती नहीं है, दमन नहीं करती, वो चीज महत्वपूर्ण है। इन परिभाषाओं में दो बातों पे बल दिया गया है। पहली बात क्या है कि किसी भी इच्छा की संतुष्टि ही उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करती है।
दूसरी बात क्या है, जिस इच्छा की संतुष्टि हो रही है उसके समान या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण किसी अन्य इच्छा की का दमन नहीं हो या उसको कुंठित न हो। ये दो बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं मूल्य सिद्धांत में, और यही उनके मूल्य सिद्धांत का महत्वपूर्ण आधार है। आगे चलें। रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत इन्हीं दो बिंदुओं पर आधारित है। रिचर्ड्स ने काव्यानुभूति की व्याख्या करते हुए सर्वप्रथम मानव मन की क्रिया एवं प्रक्रिया की व्याख्या की। क्यों ये कहा गया कि 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक महत्वपूर्ण समीक्षक हैं रिचर्ड्स? क्यों? क्योंकि उन्होंने आलोचना के, समीक्षा के जो परंपरागत मानदंड चल रहे थे उनमें एक नई दृष्टि प्रवाहित की। कौन सी दृष्टि? वैज्ञानिक दृष्टि। और वो वैज्ञानिक दृष्टि कौन सी थी? जो मनोविज्ञान की दो शाखाओं पर आधारित थी। यानी उन्होंने जब काव्यानुभूति को स्पष्ट किया कि जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं या कवि किसी कविता का सृजन करता है तो उसके हृदय में कौन सी प्रक्रिया गुजरती है, और जब कोई श्रोता या पाठक उस कविता को पढ़ता है तो उसके हृदय में कौन सी प्रक्रिया गुजरती है, उस अनुभूति की व्याख्या करते हुए उसने किसको आधार बनाया? उन्होंने आधार बनाया मानव मन की प्रक्रिया, क्या यानी मानसिक प्रक्रिया को आधार बनाया, यानी मनोविज्ञान को आधार बनाया। और ऐसा पहली बार हुआ समीक्षा साहित्य के इतिहास में, ऐसा पहली बार हुआ। रिचर्ड्स ने कहा कि साहित्य एक मानवीय क्रिया है। क्यों मानवीय क्रिया है? क्योंकि सृजन एक मनुष्य कर रहा है, उसको सुनने वाले भी सभी मनुष्य हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एक मानवीय क्रिया है। जैसे अन्य क्रियाएं मानवीय क्रियाएं हैं, वैसे ही साहित्य भी एक मानवीय क्रिया है। अतः उसका मानक मानवीय क्रियाओं के सामान्य मानकों से भिन्न नहीं होता। इसलिए जब हम जिस तरह से हम किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं उसके गुण के आधार पर, उसी तरह से किसी भी साहित्यिक कृति का मूल्य निर्धारित किसके आधार पर होगा? उसके गुण के आधार पर। और उसके गुण क्या हैं? दो थे। कौन सा मूल्य निर्धारित हो रहा है उससे, और दूसरी बात संप्रेषण कैसा है। दो चीजों पर ध्यान उन्होंने दिलवाया था हमारा। तो इसलिए क्योंकि साहित्य मानवीय क्रिया है, तो जिन मानवीय क्रियाओं का, अन्य मानवीय क्रियाओं का मूल्य निर्धारण, उसकी महत्ता का स्थापन हम जिस प्रकार करते हैं उसी दृष्टिकोण से हम साहित्य का मूल्यांकन भी करेंगे, उसका मूल्य निर्धारण भी करेंगे। उनके अनुसार काव्य का मूल्य मन को प्रभावित करने की क्षमता, क्योंकि काव्य का संबंध किससे है? काव्य का सृजन कवि की अंतश्चेतना में होता है, उनकी आत्मानुभूति की प्रक्रिया का प्रतिफल है। और जब कोई सुनता है कविता को तो उस किस पर प्रभाव डालता है? उस व्यक्ति के, श्रोता के हृदय पर प्रभाव डालता है, मन पर प्रभाव डालता है। और यही कारण है कि मन की, मस्तिष्क की जो परस्पर विरोधी, जो असंतुलित अवस्था है, उसे वो संतुलन प्रदान करता है। तो इसलिए इसका मूल्य, किसी भी कविता का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो कविता अपने गुणवत्ता के माध्यम से किसी भी श्रोता या पाठक को किस हद तक प्रभावित कर रही है। प्रभावित करने का अर्थ क्या है? कि उसे कितना मानसिक संतुलन प्रदान कर रही है। अर्थात काव्य जितना अधिक संप्रेषणीय होगा, और कब प्रभावित कर पाएगी? जब उसमें संप्रेषणीयता का गुण होगा। जितने प्रभावशाली ढंग से उसकी अभिव्यक्ति होगी उतनी ही वो प्रभाव डाल पाएगी, तो उतना ही उच्च कोटि का भी होगा। उन्होंने लिखा, आर्ट आर द सुप्रीम फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेटिव एक्टिविटी, की कला, किसी भी संप्रेषण के लिए की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब में श्रेष्ठतम स्वरूप है कला। श्रेष्ठतम रूप कला के रूप में दिखाई देता है। इसलिए कला और संप्रेषणीयता दोनों का चोली दामन का साथ है, दोनों एक दूसरे की पूरक है। रिचर्ड्स के अनुसार मानव मन विभिन्न वृत्तियों और ऐषणाओं का व्यवस्थित क्रम है। देखिए, कला की परिभाषा हो गई, संप्रेषणीयता होना जरूरी है। अब वो कहते हैं कि मनुष्य का मन, क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार पर वो मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, कविता की समीक्षा कर का मानदंड प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मनुष्य का मन विभिन्न वृत्तियों का एक व्यवस्थित क्रम है। विभिन्न वृत्तियां क्या हैं? बहुत सारी इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न होती रहती है, लेकिन जब वो इच्छाएं बिना किसी व्यवस्था के होती हैं तो यानी हमारा मन असंतुलित होता है। लेकिन जब वो इच्छाएं व्यवस्थित होती हैं तो हमारा मन अपनी स्वस्थ स्थिति में होता है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन विभिन्न वृत्तियों और ऐषणाओं का एक व्यवस्थित क्रम है। माइंड इज अ सिस्टम ऑफ इम्पल्सिस। इम्पल्सिस मतलब संवेग। संवेग का मतलब क्या हुआ? कोई भाव आया और कोई भाव गया, वो हमारे संवेग हैं जो एक क्षण आते हैं दूसरे ही क्षण चले भी जाते हैं।
उन्होंने कहा कि मानवीय वृत्तियां उत्तेजित होकर मन के संतुलन को भंग करती हैं। यानी इसको कैसे समझेंगे? हमने कोई बहुत सुंदर दृश्य देख, कोई बहुत सुंदर वस्तु देखी और उस वस्तु को देखकर हम अंदर से उछल पड़े कि अरे ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उस समय हमारी जो वृत्तियां हैं वो उत्तेजित हुई। लेकिन फिर हमने देखा कि वो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है वस्तु की और हम अपने बजट के अनुसार उसे खरीद नहीं सकते, तो हमारी जो मानसिक वृत्तियां जो उत्तेजित हुई थी वो धीरे धीरे संतुलित होनी शुरू होती हैं। तो मानवीय वृत्तियां उत्तेजित होती हैं तो मन का संतुलन, और हम लेना चाहते हैं ले नहीं पाते तो हमारा मन असंतुलित हो जाता है। बहुत समय तक हम उस पीड़ा से गुजरते रहते हैं। तो संतुलन को भंग करती हैं वृत्तियां उत्तेजित होकर। इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। जब अनेक वृत्तियां एक साथ उत्तेजित, अभी तो एक वृत्ति उत्तेजित हुई है, जब बहुत सारी वृत्तियां एक साथ उत्तेजित हो जाएं तो वो मन को एक बहुत भयंकर आंतरिक संघर्ष से गुजारती हैं, उसको मत कर उसे उत्प्रेरित करती हैं। तब मन सक्रिय होकर मूल्यवान वृत्तियों को तुष्ट कर पुनः संतुलन प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में मन क्या करता है? क्योंकि मन ऐषणाओं का व्यवस्थित क्रम है, मन का काम है असंतुलन उत्पन्न होता है तो उसे संतुलित अवस्था में फिर से लाना। तो जब किसी भी दृश्य को, किसी भी स्थिति को, किसी भी वस्तु को देखकर हमारी बहुत सारी ऐषणाएं, बहुत सारी वृत्तियां एक साथ उत्तेजित हो जाएं और मन में संघर्ष उत्पन्न हो जाए, तब मन क्या काम करता है? सक्रिय हो जाता है और उन सारी जागृत और उत्प्रेरित हुई, उत्पन्न हुई सारी असंतुलित आवेगों को शांत कर उन्हें संतुलित करता है। ये हमारी मानसिक प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया को उन्होंने मूल्य निर्धारण का आधार बनाया। ये है उसका मनोवैज्ञानिक आधार। काव्य और अन्य कलाओं का वास्तविक महत्व आवेगों को संतुलित और व्यवस्थित करना है। क्यों उन्होंने कविता की उपयोगिता की स्थापना की बात की? क्योंकि वो मानते थे कि काव्य और जितने भी कला रूप हैं वो सब इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि वो हमारे आवेगों को जागृत करते हैं और उन्हें संतुलित कर हमें आनंद प्रदान करते हैं। रिचर्ड्स ने स्पष्ट किया कि मन की सभी वृत्तियों का एक साथ उत्तेजित होकर संतुष्ट होने की अवस्था मन के संतुलन की आदर्श अवस्था है। यानी मन के संतुलन की आदर्श अवस्था क्या है? कि बहुत सारी वृत्तियां एक साथ जागृत हो और जागृत होकर शांत हो जाएं, संतुलित हो जाएं, ये आदर्श अवस्था है। लेकिन क्या ये आदर्श अवस्था होती है? उन्होंने कहा कि यह भी कहा कि मन की ऐसी आदर्श स्थिति असंभव है क्योंकि मानव मन चंचल है, ये हम सभी जानते हैं। हमेशा हर वृत्ति हमारी संतुष्ट रहे, हमेशा हर वृत्ति हमारी संतुलन में रहे, ये बिल्कुल असंभव बात है, ऐसा रिचर्ड्स ने स्वीकार किया। जबकि सभी वृत्तियां संतुष्ट और संतुलित अवस्था में हो, क्योंकि किसी भी, उनका मानना था कि कोई भी एक वृत्ति संतुष्ट होगी तो दूसरी वृत्ति का दबना, कुंठित होना अनिवार्य है, अवश्यम भावी है। तो इसलिए सारी वृत्तियां एक साथ संतुलित और संतुष्ट नहीं रह सकती, संतुलित अवस्था में हो, क्योंकि एक वृत्ति के संतुष्ट होने से अन्य किसी वृत्ति का क्षुब्ध होना अनिवार्य है। इस बात को आप इस तरीके से समझेंगे कि हमारे मन में केवल अच्छे अच्छे विचार नहीं होते, हमारे मन में विरोधी विचार होते हैं। हमारा ये पूरा जीवन, हमारे ये यहाँ तक कि सृष्टि भी दो विरोधी स्थितियों के बीच से ही विकसित होती है। हमारा जीवन भी एक सी स्थिति में नहीं रहता, विरोधी स्थितियों के बीच से ही विकास को प्राप्त करता है, वही हमारा मन है। तो सृष्टि का ये नियम है, विरोधी तत्व दिन और रात होते हैं, अच्छी और बुरी, सत और असत वृत्तियां होती हैं, झूठ के साथ सच भी होता है, क्योंकि सच की कसौटी के लिए झूठ का अस्तित्व तो अनिवार्य है। तो उसी स्थिति में सारी स्थितियां, सारी वृत्तियां संतुष्ट होना इसलिए संभव नहीं कि यदि हमारी सच्चाई की वृत्ति संतुष्ट हो रही है तो हमारी जो झूठ वाली वृत्ति है उसका कुंठित होना अवश्यम भावी है। यदि हमारी झूठ की वृत्ति संतुष्ट हो रही है तो सच्चाई की वृत्ति का असंतुष्ट होना, कुंठित होना अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने कहा कि सारी वृत्तियां एक साथ संतुष्ट नहीं होती, फिर मानसिक संतुलन कैसे स्थापित हो? तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जब श्रेष्ठतम सारी की सारी अधिकांश वृत्तियां हमारी संतुष्ट हो, वही मन की श्रेष्ठतम संतुलित अवस्था है। एक वृत्ति संतुष्ट हो, बाकी सारी कुंठित हो जाएं, ये असंतुलन की स्थिति है। यानी श्रेष्ठ अधिकतम वृत्तियां जहां जिस स्थिति में संतुलित होती हैं, वही मन की आदर्श स्थिति है, क्योंकि सभी वृत्तियों का संतुलित होना, संतुष्ट होना संभव नहीं है।
अतः मन की वही स्थिति अपेक्षित सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है जिसमें अधिकाधिक वृत्तियों की तुष्टि और कम वृत्तियों की क्षुब्धता हो यानी कुंठा हो। कविता मानव मन को यही संतुलन प्रदान करती है, क्योंकि मन की इसी अवस्था से कला अर्थात काव्य जन्म लेता है। क्योंकि काव्य का जन्म किससे होता है? कवि की अंतःचेतना से, उसकी आत्मानुभूति से जन्म होता है। इसलिए कविता में वो क्षमता होती है कि वो अधिकतम वृत्तियों को संतुष्ट कर मन को संतुलन प्रदान करे। उनका मत है कि विभिन्न मानसिक प्रोत्तेजनों के अनुभव के फलस्वरूप मानसिक क्रियाएं इस प्रकार के व्यवस्थित क्रम में उद्भूत होती हैं कि मन विलक्षण अनुभव करता है। उन्होंने कहा कि जब कोई भी व्यक्ति कविता को पढ़ता है तो मानसिक संवेदनाएं, हमारे मानसिक जो संवेग हैं, वृत्तियां हैं, वो जागृत होती हैं और उत्तेजित होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, जागृत होती हैं। और उसके फलस्वरूप इतने व्यवस्थित क्रम में सारी की सारी हमारी मानसिक क्रियाएं संपन्न होती हैं कि उनके संपन्न होने के कारण, क्रमबद्ध होने के कारण हमारा मन एक अद्भुत आनंद में डूब जाता है। और वही मानसिक संतुलन का आधार है और वही किसी भी कविता के मूल्य निर्धारण का भी आधार है। रिचर्ड्स के अनुसार विलक्षण जीवनानुभवों के क्षणों में मन की पूर्णतः संतुलित अवस्था की अभिव्यक्ति ही कविता है। यानी कोई भी कवि जब किसी भी कविता का सृजन करता है तो वो उसके जीवन के अनुभवों का निचोड़ होती है। तो वो जब जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त करता है अपनी कविता के माध्यम से, और वो कविता श्रोताओं को और कवि को मानसिक संतुलन प्रदान करती है, यही उस कविता की मूल्य धर्मिता है, मूल्यवत्ता है, गुणवत्ता है। रिचर्ड्स का मत है कि कविता में कवि स्वेच्छा से विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करता। ये बात हम क्रोचे के सिद्धांत में भी पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने क्या कहा, फिर क्या है, अपितु वह किसी क्षण विशेष में किसी निश्चित अवसर पर प्राप्त अपने जीवनानुभव को अनुभव करता है। यानी किसी विशेष परिस्थिति में कौन सा अनुभव उसके हृदय में जागृत होता है, उसी को वो अभिव्यक्त करता है। वो सोच समझ करके किसी भी विषय वस्तु को कविता के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। यानी कविता स्वतः स्फूर्त आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति है। रिचर्ड्स की दृष्टि में कवि के विचारों का मूल्यांकन करना ही भ्रामक है। यानी जब हम कवि की जो कविता है, जब वो स्वतः स्फूर्त है, वो विषय का चुनाव करने के आधार पर नहीं रची गई है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम उसका एक कविता के आधार पर किसी भी कवि के विचारों का मूल्यांकन करें तो ये भ्रमपूर्ण होगा। क्योंकि आज एक आवेग है कविता में, दूसरी कविता में दूसरा आवेग होगा। तो किसी भी निश्चित विचार की धारणा को कविता के माध्यम से निर्धारित करना कवि के विषय में ये भ्रमपूर्ण है, क्योंकि वह उसके जीवन का एक अनुभव है जो उसे मन की पूर्ण संतुलित अवस्था में प्राप्त होता है। एक अनुभव है और अन्य कविताओं में अन्य अन्य अनुभव होंगे। उनके अनुसार सच्चे पाठक का उद्देश्य काव्यगत विचारों की उधेड़-बुन में उलझना नहीं, अपितु कवि की जीवनानुभूति से साधारणीकरण करना है। यानी कवि अपनी कविता के माध्यम से जिस अनुभूति को अभिव्यक्त कर रहा है, उस अनुभूति के साथ तादात्म्य स्थापित करना पाठक का उद्देश्य है। पाठक का उद्देश्य संघर्ष में उलझना नहीं है कि इसमें ये विचार अभिव्यक्त किया या इसमें ये विचार अभिव्यक्त किया। रिचर्ड्स के अनुसार मनोविश्लेषणवादी आलोचकों द्वारा कवि की किसी कृति के आधार पर उसके मस्तिष्क की सर्जक मानसिक प्रक्रिया का विश्लेषण करना न तो लाभदायक है और न विश्वसनीय है। क्यों उन्होंने ये बात कही कि मनोविश्लेषणवादी जो आलोचक हैं वो किसी भी कवि की एक रचना के आधार पर उसकी मानसिक प्रक्रिया, उसकी रचना प्रक्रिया का विश्लेषण करें, तो ये न तो विश्वसनीय है और न लाभदायक है। क्योंकि कोई भी रचना कवि की किसी क्षण विशेष में प्राप्त जीवन की अनुभूति होती है, वो उनके विचारों का निष्कर्ष नहीं होता और उसके आधार पर हम किसी कवि के विचारों को का आकलन नहीं कर सकते। इसलिए वो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि दूसरी कृति लिखेगा जब कवि, तो उसका दूसरे क्षण की अनुभूति, जीवन की अनुभूति उसमें होगी। अब बात आती है, अभी तक हमने देखा कि काव्य मूल्य क्या है और कविता में उनको रिचर्ड्स ने कैसे आधार रूप में ग्रहण किया। अब बात आती है काव्य मूल्य की। रिचर्ड्स ने साहित्य में मनोवेगों के महत्व को स्वीकार कर उन्हीं के संदर्भ में अपने मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये हम पढ़ चुके कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने कविता की समीक्षा की बात की। उन्होंने मनोवेगों को दो वर्गों में विभाजित किया कि किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में जब मनोवेग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रवृत्ति मूलक अथवा अनुकूल ऐषणाएं या आकांक्षा मूलक मनोवेग, जैसे
वासना, दया, प्रेम, कल्याण आदि, इनके लिए शब्द आया एपिटेंसी, जो अनुकूल है। दूसरे कौन से होते हैं? निवृत्ति मूलक अथवा प्रतिकूल ऐषणाएं या आकांक्षाएं, जैसे घृणा का भाव, वितृष्ण का भाव, पापाचार आदि, जिनके लिए शब्द उन्होंने प्रयुक्त किया एवर्जन। यानी एपिटेंसी और एवर्जन दो प्रकार के मनोवेग उन्होंने बताए जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में होते हैं। यानी बात वही हुई कि विरोधी भावनाएं मनुष्य के, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में परस्पर विरोधी भावनाएं होती हैं। जहां एक और प्रेम का भाव होता है, वहां घृणा का भी भाव होता है। तो जो प्रेम का भाव है, जो अनुकूल ऐषणाएं हैं, उनके लिए प्रवृत्ति मूलक ऐषणाएं, और जो अलगाव पैदा करती हैं मनुष्य का मनुष्य से, वो निवृत्ति मूलक ऐषणाएं या प्रतिकूल ऐषणाएं कहलाई गई। उन्होंने कहा कि मन सदैव अनुकूल ऐषणाओं की ओर अधिक आग्रहशील और उत्कृष्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य हमेशा जहां से उसे प्रेम, स्नेह और सद्भाव मिलेगा, उसी की ओर आकर्षित होगा, चाहे व्यक्ति के रूप में वो खुद कितना भी बुरा क्यों न हो, लेकिन उसका आकर्षण कहां होगा? उन अनुकूल ऐषणाओं की ओर ही होगा, ऐसा मानना था रिचर्ड्स का। इस दृष्टि से इन अनुकूल ऐषणाओं की तुष्टि करने वाली सभी वस्तुएं मूल्यवान होंगी। यानी ये जो अनुकूल, प्रेम आदि जो भावनाएं हैं, इनको संतुष्ट करती हैं जो, वे मूल्यवान होंगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जिस कविता में, जिस कृति में, साहित्य के जिस रूप में इन अनुकूल ऐषणाओं की संतुष्टि करने की क्षमता हो, वही उस कविता का, उस साहित्यिक कृति का मूल्य है। यदि उनसे भी अधिक मूल्यवान किसी ऐषणा का उनके कारण क्षरण न हो रहा हो, लेकिन वो मूल्यवान कब होंगी? जब वो अपना मूल्य तो स्थापित कर रही है, अपनी ऐषणा को तो संतुष्ट कर रही हैं, लेकिन अपने से भी अधिक मूल्यवान या बराबर की मूल्यवान किसी भी ऐषणा को कुंठित नहीं कर रही हैं, तब वे मूल्यवान होंगी। तात्पर्य यह है कि जिस ऐषणा की संतुष्टि से कम वृत्तियां कुंठित हों, दबे, वही ऐषणा मूल्यवान है। यानी उसी वृत्ति का प्रतिपादन कविता में का मूल्य निर्धारित करेगा। रिचर्ड्स के अनुसार कविता वृत्तियों और ऐषणाओं को तुष्ट करती है, इसलिए मूल्यवान है, और वह कविता और अधिक मूल्यवान है जो ऐसी श्रेष्ठ आकांक्षाओं की संतुष्टि करती है जिनसे कम से कम वृत्तियां क्षुब्ध होती हैं। इस बात को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे चलें। रिचर्ड्स के अनुसार अधिक शक्तिशाली ऐषणा ही अधिक मूल्यवान है। जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली ऐषणा है, इच्छा है, एपिटेंसी है, वो सबसे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि वो हमारी प्रबल ऐषणा को संतुष्ट करती है। क्योंकि ऐसी ऐषणाएं सदैव समाज सापेक्ष होती है। और क्यों मूल्यवान है? क्योंकि जो व्यक्तिगत ऐषणाएं होती हैं, वो हमारे व्यक्तिगत हित के लिए होती हैं, लेकिन जो सामाजिक ऐषणाएं होती हैं, वो समाज के हित के लिए होती हैं। तो उत्कृष्ट कौन सी हुई? सामाजिक ऐषणाएं। तो अधिक मूल्यवान और शक्तिशाली वे ऐषणाएं होती हैं जो समाज के, न केवल किसी एक व्यक्ति के, बल्कि समाज के अधिकांश लोगों की इच्छाओं को तृप्त करती हैं। और कविता में उस ऐषणा का संतुष्ट होना जरूरी है, क्योंकि कविता केवल कवि के स्वयं के आनंद के लिए नहीं है, बल्कि वो सबके लिए है। तो जो कोई भी उस कविता को पढ़े या सुने, उसकी भी वही ऐषणाएं शांत हो, संतुष्ट हो और मन संतुलन की अवस्था को प्राप्त हो। इसलिए ऐसी ऐषणा जो समाज सापेक्ष है, वो मूल्यवान ऐषणा मानी जाएगी। और जो कविता उस मूल्यवान ऐषणा को संतुष्ट करने की सामर्थ्य से युक्त है, वो कविता श्रेष्ठतम कविता होगी, वही कविता का मूल्य निर्धारण होगा। रिचर्ड्स के अनुसार परंपरागत आदर्शों, सदाचार संबंधी नियमों और मान्यताओं के समयानुकूल परिवर्तन की दृष्टि से भी कला साहित्य अत्यंत उपयोगी और मूल्यवान है, क्योंकि साहित्य में रूढ़िग्रस्त मान्यताओं के प्रति जन सामान्य का आक्रोश एवं द्वंद्व सामान्यकृत होकर के अभिव्यक्त होता है। यानी उन्होंने कहा कला और साहित्य क्यों महत्वपूर्ण है जीवन के लिए? क्योंकि परंपरागत आदर्श बदल रहे हैं, वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, भौतिक प्रगति हो रही है, तो परंपरागत आदर्श बदल रहे हैं, सदाचार के नियम बदल रहे हैं, मान्यताएं बदल रही हैं, और उन मान्यताओं के में जो बदलाव आ रहा है, उनकी स्थापना, उस बदलाव के सकारात्मकता की स्थापना के लिए कला और साहित्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि कला और साहित्य में जो भी विचार होते हैं, वो किससे संबंधित होते हैं? समाज सापेक्ष होते हैं। क्योंकि कोई भी साहित्यकार अपने समय की विचारधारा से अप्रभावित रहकर सृजित नहीं होता। वे लिखते हैं, रिचर्ड्स ने लिखा कि कलाकार की अनुभूतियों में
कम से कम उन अनुभूतियों में जो उसकी कृति को मूल्यवान बनाती हैं, ध्यान देंगे इस कथन पर, जो उसकी कृति को मूल्यवान बनाती हैं, ऐसे आवेगों का सामंजस्य लक्षित होता है यानी दिखाई देता है जो अधिकांश लोगों के मन में अस्त व्यस्त परस्पर अंतर्भूत तथा द्वंद्वरत हुआ करते हैं। यानी जो साहित्य ऐसे सामर्थ्य से युक्त है, ऐसी ऐषणाओं को संतुष्ट करता है, जो अधिकांश समाज के अधिकांश लोगों के मन में संघर्ष उत्पन्न करने हो रहा जो संघर्ष है उसको शांत करने की क्षमता रखती है, वही कवि की अनुभूति, वही कलाकार की अनुभूति मूल्यवान है और वही कृति का मूल्य निर्धारित करती है। रिचर्ड्स ने सौंदर्य को एक विशेष प्रकार का मूल्य माना जिसे वे निरपेक्ष मूल्य मानते हैं, यानी निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है? क्या यानी व्यक्ति सापेक्ष नहीं। किसी एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से कोई एक वस्तु सुंदर है तो हमने उसका एक नियम बना दिया कि ये वस्तु सुंदर है क्योंकि फलाना व्यक्ति इस वस्तु को सुंदर मानता है। ये सौंदर्य का मानदंड रिचर्ड्स के अनुसार नहीं है, बल्कि जो वस्तु अधिकांश मनुष्यों को सुंदर लगती है, यानी किसी एक मनुष्य की सापेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट है, अधिकांश लोगों के दृष्टिकोण से वो सुंदर है, तो वही उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करती है। यानी कविता के संदर्भ में बात करें तो कविता वही अधिक मूल्यवान है जो अधिक से अधिक लोगों की ऐषणाओं को संतुष्ट करती है और किसी भी महत्वपूर्ण ऐषणा का दमन नहीं करती। उन्होंने सौंदर्य को विषयनिष्ठ माना और कहा सुंदरता वस्तु में नहीं अपितु व्यक्ति की दृष्टि में होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। रिचर्ड्स ने सौंदर्य शब्द के लिए पर्यायवाची के रूप में उसके स्थान पर क्या यूज किया, क्या इस्तेमाल किया? अनुभूति का मूल्य। उन्होंने सौंदर्य के लिए अनुभूति का मूल्य शब्द का प्रयोग किया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने सौंदर्य अर्थात अनुभूति के मूल्य की सत्ता वृत्तियों के उद्दीपन यानी स्टिम्युलस में नहीं मानी। उद्दीपन के लिए उन्होंने अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया स्टिम्युलस यानी उत्तेजित करने वाला में नहीं मानी, बल्कि अनुक्रियाओं में मानी। यानी हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से हमारी ऐषणाएं उत्तेजित हो रही हैं, ये उसका मूल्य निर्धारण नहीं करती, बल्कि हमारे उस वस्तु को देखकर हमारे मन में जो वृत्तियां उत्पन्न हुई, जो ऐषणाएं जागृत हुई, उसके कारण हमारी प्रतिक्रिया क्या है, उस प्रतिक्रिया में मूल्य निर्धारित किया उन्होंने। क्योंकि प्रतिक्रियाएं सौंदर्य का मूल्य निर्धारित करती हैं, यानी वस्तु का मूल्य निर्धारित करती हैं, कविता का मूल्य निर्धारित करती हैं। जो आवेग उत्तेजित होते हैं वो कविता का मूल्य निर्धारित नहीं करते, क्योंकि उत्तेजना के बाद मानसिक संतुलन की अवस्था अनिवार्यतः होनी चाहिए। और वो संतुलन की अवस्था कब होगी? रेस्पॉन्सेज यानी अनुक्रियाओं के द्वारा। उन्होंने कहा कि सौंदर्य के प्रभाव से मन के परस्पर विरोधी मनोवेगों में पारस्परिक सामंजस्य संभव होता है, क्योंकि यही सामंजस्य मानसिक संतुलन का आधार है। रिचर्ड्स ने कल्पना को कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं माना। इस संदर्भ में उन्होंने कॉलरिज की मान्यता को ही स्वीकार किया। इस बात को हम पढ़ चुके हैं। उनकी दृष्टि में विरोधी भावों को व्यवस्थित करने वाली कलाकृति सर्वश्रेष्ठ है। जो विरोधी भावों में सामंजस्य उत्पन्न करती है वही सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, वही सर्वश्रेष्ठ कविता है। रिचर्ड्स ने दो प्रकार की कविताओं का उल्लेख किया। पहला अपवर्जी काव्य, जिसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया पोइट्री ऑफ एक्सक्लूजन, अपवर्जी काव्य। दूसरा उन्होंने बताया अंतर्वेशी काव्य। इसको आप ध्यान में रखेंगे, भूलना नहीं है इसे। अंतर्वेशी काव्य यानी पोइट्री ऑफ इंक्लूजन। अपवर्जी काव्य क्या होता है? जिसमें किसी एक भाव की प्रधानता होती है और जो व्यक्ति की निजी भावनाओं से संबंधित होते हैं, समाज सापेक्ष नहीं होते, वो काव्य अपवर्जी काव्य होते हैं। क्यों अपवर्जी काव्य होते हैं? क्योंकि वो समाज के अधिकांश लोगों की ऐषणाओं को संतुष्ट करने, संतुलित करने की क्षमता से युक्त नहीं होते। तो अपवर्जी काव्य में उन्होंने एक ही भाव प्रधान प्रेम कविताएं रखी, जहां कवि प्रिय को संपूर्ण समाज से काटकर एकांतिक दृष्टि से देखता है, यानी कवि के व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति जो समाज सापेक्ष नहीं है। अपवर्जी काव्य में विरोधी वृत्तियों का समन्वय नहीं, क्योंकि एक ही प्रकार की भावनाएं वहां अभिव्यक्त की जा रही हैं। विरोधी वृत्तियों का समन्वय नहीं होता, अपितु एक ही प्रकार की भावानुभूतियों अर्थात भावनाओं की सरल अभिव्यक्ति होती है। रिचर्ड्स ने इस काव्य को यानी अपवर्जी काव्य को क्या माना?
निम्न कोटि का काव्य माना। इस बात को ध्यान में देंगे कि रिचर्ड्स ने किस काव्य को निम्न कोटि का माना, अपवर्जी काव्य को उन्होंने निम्न कोटि का माना, यानी पोइट्री ऑफ एक्सक्लूजन उनके लिए निम्न कोटि का है। रिचर्ड्स ने विरोधी वृत्तियों एवं भावानुभूतियों को समर्जित करके प्रस्तुत करने वाली अंतर्वेशी कविता को उच्च कोटि की कविता माना। अंतर्वेशी यानी पोइट्री ऑफ इंक्लूजन, जो समाज सापेक्ष होती है, परस्पर विरोधी भावनाओं में, ऐषणाओं में संतुलन स्थापित करने की क्षमता रखती है। अंतर्वेशी कविताएं बहुभाव प्रधान होती हैं, यानी इसमें बहुत सारे विरोधी भावों की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन साथ ही इसमें उन सारे विरोधी भावों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता भी होती है। उनमें भावों और वृत्तियों का जटिल और मिश्रित रूप भी अभिव्यक्त होता है। रिचर्ड्स की इस धारणा को काव्य में जटिलतावादी और मिश्रतावादी यानी कॉम्प्लेक्सिटी इन पोइट्री के नाम से संबोधित किया गया है। यानी ये बात उन्होंने जो कही कि कविताएं जो अंतर्वेशी कविताएं होती हैं उसमें बहुत सारे परस्पर विरोधी भाव उत्पन्न होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित होता है और साथ में उन भावों और वृत्तियों की जो जटिल और मिश्रित स्वरूप है उसको भी अभिव्यक्त किया जाता है। इस सिद्धांत को साहित्य शास्त्र में कॉम्प्लेक्सिटी इन पोइट्री के नाम से जाना जाता है। रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत का, अब ये जो हमने पूरा सिद्धांत पढ़ा उसके मोटे मोटे 4-5 बिंदु हैं दोस्तों, जिनको आपको किसी भी स्थिति में भूलना नहीं है। पहला बिंदु है कला अन्य मान्य व्यापारों, मानव व्यापारों से संबद्ध है, पृथक अथवा भिन्न नहीं है। यानी मानवीय क्रिया है, ये हम पढ़ चुके कि कला का कोई भी रूप हो वो मानवीय क्रिया है, क्योंकि कला मनुष्य के द्वारा ही सृजित की जाती है, इसलिए उसका मूल्यांकन, उसका मूल्य निर्धारण जैसे अन्य मानवीय क्रियाओं का होता है वैसे ही इसका भी होना चाहिए। मानव क्रियाओं में कला सबसे अधिक मूल्यवान है और जितनी भी मानवीय क्रियाएं हैं उनमें मानव जो कला है वो सबसे अधिक मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि ये परस्पर विरोधी ऐषणाओं में संतुलन स्थापित करती है और मानसिक संतुलन का पथ प्रशस्त करती है। किसी भी, तीसरा बिंदु, किसी भी मानव क्रिया का मूल्य निम्न बातों से निर्धारित होता है। कौन सी है? वह किस सीमा तक मनोवेगों में संतुलन और सुव्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम है, पहली बात। दूसरी बात, वह किस सीमा तक हमारी अनुक्रियाओं का उन्नयन करती हैं, यानी हमारी प्रतिक्रियाओं को उत्कर्ष प्रदान करती हैं। वह किस सीमा तक हमारी अभिवृत्तियों का निर्माण यानी हमारे एटीट्यूड, हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ये 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु क्या हुआ? पहला बिंदु हुआ मनोवेगों में कहां तक संतुलन स्थापित हो रहा है। दूसरा बिंदु हुआ अनुक्रियाओं में कितना उत्कर्ष हो रहा है, कितनी ऊपर उठ रही हैं अनुक्रियाएं। तीसरा हमारी अभिवृत्तियां, हमारा दृष्टिकोण, हमारा व्यवहार कितना प्रभावित हो रहा है। इन 3 बिंदुओं को उन्होंने आवश्यक माना। कला के द्वारा घटित आवेगों का संतुलन कलास्वाद के क्षणों तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु कला से प्राप्त मुक्त अनुक्रियाओं का प्रभाव आगे भी बना रहता है। रिचर्ड्स ने कहा कि कला इसलिए मूल्यवान है क्योंकि कला से जो आनंद, जो संतुलन हम प्राप्त करते हैं वो जब तक हम कविता पढ़ रहे हैं तब तक ही नहीं रहता, बल्कि कविता को समाप्त करने के बाद भी उस संतुलन की अवस्था का आनंद पाठक या श्रोता उठाता रहता है। और कई बार तो किसी भी कविता को हम बहुत बार दोहराते हैं पढ़े जाने के बाद भी, बहुत लंबे समय तक। और जब भी जीवन में कोई एक ऐसी स्थिति आती है हम उस कविता की पंक्तियों को दोहराकर संतुलन प्राप्त करते हैं। ये बात आपने भी अनुभव की होगी। क्यों शेरो शायरी, मोटिवेशनल चीजें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है? उसका कारण यही है कि वो हमारे असंतुलित मनोवेगों को संतुलन प्रदान करती हैं और हमारे जीवन पर एक स्थायी प्रभाव डालती हैं, जिससे व्यक्ति किसी भी मार्ग पर, जिस भी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है उसकी ओर सकारात्मकता के साथ बढ़ पाता है। ये है मूल्य सिद्धांत, किसका? रिचर्ड्स का। तो ये हुआ दोस्तों हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।